गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अर्थशास्त्र के बारे में आज समझते हैं। अर्थशास्त्र क्या है पीटी के भी संदर्भ में और मेंस के भी संदर्भ में, यहां से क्या सवाल उठता है या किस चीज के लिए आवश्यकता है, किस तरीके से सवाल को उठाया जाता है, पूछने की तरीका क्या है, इन सब चीजों की जानकारी हम लोग इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के संदर्भ में प्राप्त करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है समझने के लिए अर्थशास्त्र है क्या। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे सही तरीका है अपने जीवन दिनचर्या अपने आसपास के चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो अर्थशास्त्र को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कहने के लिए समझने के लिए हम कहें कि यदि आपसे आसपास में सुनते होंगे आप कि लोग कहते हैं ना कि ये जो व्यक्ति है वह अर्थ से बहुत ही मजबूत है, इसीलिए वह जो भी कार्य को प्रारंभ करता है बड़ा आसानी पूर्वक कर लेता है। आप जानते होंगे जैसे ही अर्थ का चर्चा कहा जाता है तो हमारे आपके जो भी व्यक्ति हैं उनके दिमाग में क्या आता है कि वह रुपये पैसे से काफी मजबूत व्यक्ति होगा। तो अर्थात अर्थशास्त्र को अगर हम दो वर्ग में बांट दें, एक अर्थ प्लस शास्त्र कहें तो हम समझ जाएंगे कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थ का मतलब जैसे हमने अभी कहा कि हमने आसपास पड़ोस में किसी को कहा कि वह अर्थ से मजबूत है, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि वह रुपया पैसा से काफी मजबूत है। अर्थात अर्थ का मतलब हम क्या कह सकते हैं, रुपया और पैसा। शास्त्र का मतलब ग्रंथ या पुस्तक। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह शास्त्र जिसके अंतर्गत रुपया पैसा से संबंधित चीजों की जानकारी प्राप्त हो, अध्ययन किया जाए, उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहकर संबोधित किया जाता है। उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहकर संबोधित किया जाता है। अब आते हैं इसकी जानकारी, इसके बारे में कैसे पता चला, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इन सब चीजों के बारे में प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्त कि हमारी सभ्यता जो है वह विश्व की दूसरी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। उससे पूर्व सबसे प्रारंभिक सभ्यता जो मानी जाती है वो यूनान की प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है। तो यह जो अर्थशास्त्र शब्द है वह ग्रीक या यूनान की भाषा से लिया गया है। ग्रीक या यूनान की भाषा से लिया गया है। क्या लिया गया है? इकोनोमिस, ओको प्लस नोमिस। ओको का मतलब होता है गृह या घर, नोमिस का मतलब होता है आपका प्रबंधन। ओको मतलब घर, हाउस, और नोमिस का मतलब प्रबंधन या मैनेजमेंट। अर्थात ओकोनॉमिक्स से क्या बना? इकोनॉमिक्स। तो ओकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा या यूनान से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घर या गृह प्रबंधन। घर या गृह प्रबंधन करना। अर्थात अर्थशास्त्र वह शास्त्र जहां से गृह घर के बारे में प्रबंधन किस सुचारू रूप से इस कार्य को संपन्न किया जा सके, घर को कैसे सही तरीके से चलाया जा सके। अब हम लोग जानते हैं यदि घर अच्छा, किसी भी मोहल्ले में कोई परिवार अच्छा, तो हम कह सकते हैं वह मोहल्ला अच्छा। अगर दो चार मोहल्ले अच्छे तो हम कह सकते हैं वह शहर अच्छा। शहर अच्छा, अगर किसी राज्य में 2 4 10 शहर अच्छा तो कहेंगे वह राज्य अच्छा। किसी देश के अंदर कई राज्य अच्छे तो वह देश अच्छा। अर्थात यहां से घर प्रबंधन से बात बढ़कर कहां तक पहुंच गई? देश के अंदर तक, या देश के जो भी अर्थव्यवस्था है, अर्थ है, उससे ताल्लुक रखने लगा। तो हम कह सकते हैं ओकोनॉमिक शब्द से अर्थशास्त्र का जनक हुआ, जो ग्रीक और यूनान भाषा से लिया गया शब्द है,
जिसका शाब्दिक अर्थ गृह प्रबंधन होता है। अर्थशास्त्र शब्द से अगर पीटी में कहिएगा तो कुल 3 सवाल बनते हैं, इससे अधिक सवाल अर्थशास्त्र शब्द के अंतर्गत नहीं बनता है। क्या सब बनता है? तो पहला सवाल, अर्थशास्त्र शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गृह प्रबंधन। या उसी को पूछा जाता है, अर्थशास्त्र शब्द लिया गया है तो कहां से लिया गया? ग्रीक और यूनान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, तो चर्चा करते हैं भारत के संदर्भ में। जो शब्द ग्रीक से तो लिया गया है अर्थशास्त्र, लेकिन भारत के संदर्भ में जो अर्थशास्त्र माना जाता है वो माना जाता है इसके जनक चाणक्य या विष्णुगुप्त, या इन्हीं को कहा जाता है आपको चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। भारत की सबसे प्रारंभिक साम्राज्य विस्तारक अगर कहिएगा वंश था तो वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहिए, राजनीतिक गुरु कहिए, वो थे चाणक्य और विष्णुगुप्त, जिन्होंने भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक को लिखा था। लेकिन अधिकांश लोगों ने इस अर्थशास्त्र की तुलना जो है वह राजनीति शास्त्र से कर दिया है। अधिकांश लोगों ने अर्थशास्त्र की तुलना राजनीति शास्त्र से किया है। साथ ही साथ इस पुस्तक की तुलना जो है द प्रिंसिप, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंसिप के साथ भी किया गया है। तो राजनीति शास्त्र से तुलना किया गया है किसका? अर्थशास्त्र। और राजनीति शास्त्र को भी अगर विखंडित किया जाए तो राज का मतलब क्या होता है? शासन, या कह सकते हैं क्षेत्र विस्तार, और नीति का मतलब विधि या कानून, और शास्त्र हम लोग जाने ही हैं, शास्त्र का मतलब पुस्तक या ग्रंथ। अर्थात राजनीति शास्त्र वह शास्त्र जहां से क्या प्राप्त हो? शासन करने का तरीका या क्षेत्र विस्तार करने की विधि या कानून जिस शास्त्र के अंतर्गत दर्शाया जाए उस शास्त्र को हम क्या कहेंगे? राजनीति शास्त्र। अब आते हैं, अगर हम शासन करें या क्षेत्र का विस्तार करें, इस दोनों ही कार्य के लिए हमको क्या चाहिए? रुपया और पैसा चाहिए। ना रुपया होगा ना शासन कर पाएंगे, ना पैसा रुपया होगा ना क्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे। अर्थात राजनीति शास्त्र को भी अर्थशास्त्र से जोड़ा जा सकता है। जब तक अर्थ से कोई मजबूत नहीं तब तक उसकी शासन व्यवस्था कुछ सुचारू रूप से चलने की संभावना नहीं है। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसकी तुलना की गई है राजनीति शास्त्र से, और साथ ही साथ मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंसिप के साथ। द प्रिंसिप यह मैकियावेली की पुस्तक है, पुस्तक से इसको जोड़ा जाता है या उसकी तुलना की जाती है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में कहें, प्रारंभिक काल के संदर्भ में कहें, तो अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो यह था अर्थशास्त्र शब्द से दूसरा सवाल। थोड़ा सा भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर चले हम लोग, तो अर्थशास्त्र सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारे अधीन या इस भारत के अधीन कार्यरत है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम, आप जानते हैं, इतिहास के संदर्भ में आप पढ़े होंगे तो वस्तु विनिमय प्रचलन चलता था। अब विनिमय का मतलब लेन देन, और लेन देन का मतलब अर्थशास्त्र। उससे और आधुनिक चलिएगा तो 2 काल आता है, ऋग वैदिक काल,
और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो जीवन व्यवस्था था वो समाज के रूप में जीवन व्यवस्था नहीं था, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो थे वह घुमक्कर प्रवृत्ति के जीवन यापन करते थे। अर्थात यहां कहने का मतलब इस समय जो कोई घुमक्कर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जिनका एक छोटा सा समाज हुआ करता था, वो लोग अपने समाज के विकास के लिए जो पैसे देते थे, जो उसके विकास के लिए दान करते थे, उस समय भी वो कर के रूप में था, पर अनिवार्य नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर की चर्चा हमारे ऋग वैदिक काल में भी किया गया। उत्तर वैदिक काल में आकर कर जो है यहां अनिवार्य नहीं था, यहां पर आकर कर अनिवार्य हो गया। अर्थात कर की चर्चा ऋग वैदिक में भी उत्तर वैदिक में भी, और जब समाज पूर्ण रूप से रहने लगा, समाज विस्तारक हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई, तो यहां पर भी कर का चर्चा किया गया है। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहां अर्थशास्त्र की चर्चा ईसा पूर्व से चला आ रहा है, लेकिन पुनः दोहराते हैं वो जो अर्थशास्त्र था वो राजनीतिक शास्त्र से जोड़कर देखा जाता था। दूसरा सवाल ये आपका अर्थशास्त्र शब्द से अब आते हैं आपका आधुनिक अर्थशास्त्र। आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र जो है वह देन माना जाता है एडम स्मिथ का। आधुनिक अर्थशास्त्र माना जाता है देन जो है वो है किसका? एडम स्मिथ का, जो एक अमेरिका के निवासी थे या अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। अर्थात इनका मूल निवास स्थान कहां था? अमेरिका। तो हम कह सकते हैं देश के संदर्भ में आधुनिक अर्थशास्त्र जो है वो देन है किसका? अमेरिका का। एडम स्मिथ साहब ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन जो है 1776 में हुआ था। द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ महोदय ने चर्चा लिया कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। क्या है? धन का विज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके अनुसार, एडम स्मिथ साहब के अनुसार, अर्थशास्त्र जो है वह मनी ऑफ साइंस है या धन का विज्ञान है। किसमें उन्होंने चर्चा किया? द वेल्थ ऑफ नेशन में, अपनी पुस्तक में। तो अर्थशास्त्र से हमने प्रारंभिक काल में कहा 3 सवाल बनता है, पीछे हमने बता दिया था 2 सवाल। पहला सवाल बताया था अर्थशास्त्र शब्द लिया गया है वह ग्रीक के भाषा से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गृह प्रबंधन करना। दूसरा हमने कहा था अगर आपसे नॉर्मली सवाल पूछे कि अर्थशास्त्र का जनक, और वहां पर अगर आपके ऑप्शन में चाणक्य महोदय हो, एडम स्मिथ हो, तो वहां चाणक्य आंसर जाएगा। लेकिन तीसरा सवाल है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक पूछ दे, चाणक्य महोदय हो और एडम स्मिथ साहब हो, तो वहां पर एडम स्मिथ है। अगर आपके ऑप्शन में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे अर्थशास्त्र का जनक,
एडम स्मिथ हो, चाणक्य ना हो, तो वहां भी आंसर क्या जाएगा? एडम स्मिथ जाएगा। तो अर्थशास्त्र शब्द से कुल 3 ही सवाल बनता है। एडम स्मिथ महोदय से भी कुल 3 ही सवाल बनते हैं पीटी के संदर्भ में। पहला, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे एडम स्मिथ। दूसरा, इनके पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। तीसरा, इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहकर संबोधित किया? धन का विज्ञान कहकर संबोधित किया। धन का विज्ञान कहकर अर्थशास्त्र को संबोधित किया गया। रियलिटी भी है, लेकिन जैसे जैसे समाज का विस्तार होने लगा, समाज के क्षेत्र का विस्तार होने लगा, क्रम बढ़ने लगा और लोग एक सही जगह, स्थिर जगह पर रहने का प्रयास किया गया, तो धीरे धीरे इस अर्थ में परिवर्तन होने लगा। कुछ अन्य अर्थशास्त्री आकर शामिल हो गए, जिसमें मुख्य रूप से 2 नाम निकलकर सामने आता है। पहला आता है, वो आता है आपका मार्शल का, और दूसरा नाम आता है, वो आता है रॉबिन्स का। मार्शल महोदय और रॉबिन्स महोदय ने इनके बातों को काटने का प्रयास किया, या कह सकते हैं कि इनके बातों में कुछ अन्य बातों को जोड़ने का प्रयास किया। कुछ अन्य बातों को जोड़ने का प्रयास किया, जैसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए हम आप एक स्थान से या अपने गांव से किसी नए शहर जाते हैं। जब हम लोग नए शहर पहुंचते हैं तो उस समय हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी आस पड़ोस या उस शहर में न के हिसाब से जान पहचान के लोग होते हैं। जब न के हिसाब से जान पहचान के लोग होते हैं तो उस समय हमें आपको बड़ा अकेला महसूस होता है। धीरे धीरे जब हम लोग वहां रहना प्रारंभ कर देते हैं, समय दर समय बीतता चला जाता है, तो अड़ोसी पड़ोसी धीरे धीरे वो समाज धीरे धीरे कई लोगों में जो है हमारी आपकी जान पहचान बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे समाज का एक बड़ा निर्माण हो जाता है। तो यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, जब हम अकेला थे हमारी आवश्यकताएं सीमित थी। हमारी आवश्यकताएं सीमित थी कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक चंद आवर होते थे, उस आवर को कहीं सीमित जगहों पर खर्च करने का समय मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, हमारे लोगों की जान पहचान की संख्या में वृद्धि होने का प्रयास हुआ, संख्या बढ़ी तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी। हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो हमारा जो खर्च वगैरह है उसमें भी वृद्धि हुई, लोगों के साथ समय व्यतीत करने में वृद्धि हुई। ठीक वही चीज यहां पर होता है। जब इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, उस समय समाज की स्थिरता, कुछ लोगों के बीच अकेलेपन के बीच स्थिरता, तो उन्होंने कह दिया कि यह धन का विज्ञान है। लेकिन जब ये लोग इसमें प्रवेश किए तो इन्होंने कहा यह धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान के साथ साथ और क्या है? लोक कल्याण का। विज्ञान भी है। फिर इसी को दूसरे अर्थ में कहा गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान के साथ साथ समाज, जैसे ही मार्शल महोदय ने और रॉबिन्स महोदय ने एडम स्मिथ साहब के बातों में अपनी बातों को जोड़ने का प्रयास किया, लाकर शामिल करने का प्रयास किया, तो लोगों ने, या कह सकते हैं अर्थशास्त्र के जगत में इस बात की काफी चर्चा होने लगी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक थे उनके बातों को 2 व्यक्ति ने काटने का, या कह सकते हैं कि उनके बातों को गलत साबित करने का कुछ हद तक प्रयास किया। अब यह चर्चा सब विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच में फैल गया। जैसे ही यह चर्चा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच में फैलता है तो लोगों ने कहा कि आप कैसे यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, धन के साथ साथ लोक कल्याण या समाज कल्याण का विज्ञान है। इस बात को आप हमें प्रूफ करके दिखला दो।
अब जैसे ही ये सब चर्चा हो लगता है, इसमें रॉबिन्स महोदय या कह सकते हैं मार्शल महोदय ने अपने बातों को प्रूफ करने के लिए क्या किया, तो दो कंपनी को लाकर शामिल कर दिया। दो कंपनी को लाकर शामिल कर दी। कौन कौन सी कंपनी? एक एक्स और दूसरा वाई। एक्स और वाई, एक कंपनी लिए एक्स और दूसरा लिए वाई। मान लीजिए समझने के लिए कि दोनों ही कंपनी एक ही वस्तु का निर्माण करता है, वो वस्तु आपको जो इच्छा हो उस वस्तु को शामिल कर सकते हैं हम लोग। जो इच्छा हो मतलब वह हो सकता है कपड़े का हो, बिजली उत्पादन का हो, जो भी है। जिस चीज का उत्पादन एक्स करता है उसी चीज का उत्पादन वाई करता है। समझिएगा, आप अगर अपने घर वगैरह में भी कोई काम करते होंगे, करवाते होंगे मजदूर से, तो देखिएगा दो तरह का मजदूर होगा। एक ऐसा मजदूर होगा जिसको यदि आप अपने यहां बुलाते हैं काम करने के लिए, तो वह तो काम करता ही साथ आपसे भी करवाता है। आपसे ही करवाता है मतलब आप उसके साथ खड़े हैं तो काम करेगा, आप वहां से हट गए टाइम पास करता है। एक दूसरा व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को आपने समझा दिया कि यह काम करना है, इस काम को इस तरीके से करना है। अब आप उसके साथ हो या ना हो, वह एक निश्चित समय में उस कार्य को पूरा कर देता है। यही दो प्रवृत्ति के मजदूर बेसिकली होते हैं। तो आप देखिएगा जो पहला व्यक्ति था जिसके साथ आप भी काम करते हैं, उसके साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट न के हिसाब से होगा। इसलिए न के हिसाब से होगा क्योंकि आपका मन उसके साथ खुश नहीं है, या कह सकते हैं आपका लगाव, आपका इमोशनली अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। आप तो ये सोचते होंगे कि जब तक हम हैं काम कर रहा है, नहीं है, काम को सुचारू रूप से नहीं कर रहा है। दूसरा है व्यक्ति, मान लीजिए वो बी है, उसको आपने एक बार समझा दिया और समझाकर आपने देखा कि जो दिन भर का या एक निश्चित समय का कार्य था वो बिना रोक टोक या बिना हमारे आपके गए हुए कार्य को संपन्न कर दिया, तो आप देखिएगा उसके साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट ज्यादा होगा। यहां कहने का तात्पर्य है इमोशनली अटैचमेंट से कि आपको उस व्यक्ति, अगर आपको कभी अन्य दूसरे दिन तीसरे दिन काम भी पड़ेगा तो आप उसी व्यक्ति को ढूंढेंगे, न कि पहले व्यक्ति को ढूंढेंगे। दूसरा, अगर आपके अनुसार वह व्यक्ति काम को संपन्न करके चला जाता है तो हो सकता है आप खुश होकर उसे 2-4 रुपये अधिक दे दें, या हो सकता है जाते वक्त उसे चाय नाश्ता करवा दें। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बी के साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट था और ए के साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट नहीं। ठीक उसी प्रकार से कंपनी एक्स और कंपनी वाई, कंपनी एक्स के जो मालिक है मान लीजिए वो ए है और कंपनी वाई के मालिक है वो है बी। कंपनी एक्स के मालिक ए को अपने मजदूर से केवल इतना ही लेना देना है कि जिस दिन महीना का उनका डेट हुआ वो उसे पैसे दिए, उसके अलावा उस मजदूर से या उनके जो कारीगर है उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। पूर्ण रूप से ये मालिकाना हक वाले कार्य को संपन्न करते हैं। कंपनी बी के जो मालिक हैं, कंपनी वाई के जो मालिक बी हैं, इनका अपने कारीगर से या मजदूर से बड़ा ही इमोशनली अटैचमेंट है। बड़ा ही इमोशनली अटैचमेंट यहां कहने का तात्पर्य है कि वह अपने मजदूर के सुख दुख दोनों में साथ देते हैं। वह अपने मजदूर से हाल चाल की जानकारी भी लेते हैं, अर्थात पैसे के साथ साथ मानवता जैसा जो बिहेव होता है, एक समाज में रहने के लिए जो बिहेव होता है, उस दोनों चीज का निर्वाह करते हैं। कौन? बी।
यह दो कंपनी को रॉबिन्स महोदय और मार्शल महोदय ने लाकर सामने रखा और मान लीजिए समझने के लिए कि ये दोनों ही कंपनी जो है वह कपड़े का निर्माण करता है। दोनों ही कंपनियां जो है वो कपड़े का निर्माता है। अब इस कंपनी को लिया गया और एक निश्चित तिथि मान लीजिए 10 दिन में दिया गया कि आप लोग जो है 10,000 वस्तु का निर्माण करें। सभी लोग तैयार हो गए। तैयार हो गए, कार्य दोनों ही संस्था को दे दिया गया। अब जब दोनों ही संस्था को कार्य दे दिया गया, अब दोनों ही संस्था मान लीजिए आज से कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। अब आज से कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो जैसे ही कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, एक दिन बीता, कार्य सुचारू रूप से चला, 2 दिन बीता, कार्य सुचारू रूप से चला, तीसरे दिन से कार्य के अंतर्गत विघ्न बाधाओं को उत्पन्न किया जाने लगा। यहां विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कपड़ा का निर्माता वो संस्था है, तो कपड़े के निर्माण में बिजली की आवश्यकता हुई तो कुछ समय के लिए बिजली को बाधित कर दिया गया। पानी की आवश्यकता हुई, कुछ समय के लिए पानी को रोक दिया गया। अब जरा समझिएगा, कंपनी एक्स के अंतर्गत अगर बिजली को रोक दिया जाए कुछ कार्य के लिए, तो जो इसके अंतर्गत मजदूर हैं वो मजदूर बिजली रुकने के बाद कार्य को जारी रखेंगे या स्थिर हो जाएंगे? बिल्कुल सही, स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि उनका कुछ विशेष सामाजिकता या इमोशनली अटैचमेंट अपने मालिक से नहीं था। लेकिन कंपनी वाई का जो मजदूर होगा उसको पता है कि 10 दिन में कितना वस्तु निर्माण करना है, 10,000, अर्थात एक इमोशनली अटैचमेंट होने के कारण वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर बिजली रुक गई है तो बिजली के अलावा जो कार्य होगा उसको संपन्न करने का प्रयास करेगा। दिन प्रतिदिन दिन बीतता गया, 3 बीता, 4 बीता, इस प्रकार दिन पहुंच गया क्या वहां 10वां दिन पहुंच गया। 10वां दिन जैसे ही पहुंचता है तो देखा जाता है कि कंपनी एक्स अपने कार्य को सुचारू रूप से तो चलाया पर 10,000 प्रोडक्शन को प्राप्त नहीं कर सका। कंपनी वाई भी सुचारू रूप से चलाया और 10,000 प्रोडक्शन के कार्य को संपन्न कर लेता है। इस बात से रॉबिन्स महोदय ने और मार्शल साहब ने प्रमाणिकता कर दिया कि अर्थशास्त्र धन के साथ साथ मानव समाज कल्याण का भी विज्ञान है और तब से अर्थशास्त्र को इसी रूप में जाना जाने लगा है। अब आते हैं, जब धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है तो बात आती है कि तो फिर अर्थशास्त्र को कहां पर रखा जाए। या कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन नॉर्मली पूछा गया है, नॉर्मली कभी आप इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा तो पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा आर्ट्स, हिंदी में इसको कहते हैं कला या